नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो शाम के 5 बज चुके हैं और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे शिवराज की कार्रवाई जो लगातार हम मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं प्रशासन की जो लापरवाही है वो भी सामने आ गई है। देश में रामनवमी के त्योहार के बाद से अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हमने देखा धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कई राज्यों से विवादों की तस्वीरें सामने आई। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में भी रामनवमी पर पथराव के दौरान एसपी व अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। हिंसा के बाद से ही खरगोन में कर्फ्यू भी जारी है। हालांकि आज कुछ जरूरी सामानों के लिए छूट भी दे दी गई है, लेकिन वहीं पुलिस की गजब कार्रवाई भी सामने आई है, जहां पुलिस ने जेल में पहले से ही बंद 3 बदमाशों पर एफआईआर दर्ज की और उनका मकान भी तोड़ डाला। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज दंगाइयों पर फायर नजर आ रहे हैं। सीएम साहब न केवल दंगाइयों को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, बल्कि मकान और दुकान को भी जमींदोज किया जा रहा है। दरबार में कह रहा हूं, किसी माँ बहन की तरफ अगर गलत नजर उठी तो दुराचारियों, मामा केवल जेल नहीं भेजेगा, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। मकान दुकान कुछ भी नहीं बचेगा। अभियान चल रहा है, गुंडे, बदमाश, दंगाई सब कुछ ले जा रहे हैं। जनता का राज है, जनता का। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह प्रदेश में हुए दंगे को लेकर सीधे तौर पर शासन और प्रशासन पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जब तक नहीं चलेगा तब तक कभी दंगे नहीं होंगे और ये पूरी जवाबदारी प्रशासन की होती है। जिला कलेक्टर, जिला एसपी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। दिग्विजय बाबू यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर दंगे के बहाने राजनीति का आरोप लगा दिया। मध्य प्रदेश में हुए दंगे का वोट बैंक से कनेक्शन भी बता दिया। खरगोन की जो घटना हुई, क्या कारण मानते हैं आप? पानी भरा उस साइड और द्वारका प्रसाद मिश्रा जी मुझे हमेशा कहते थे कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जब तक नहीं चलेगा तब तक कभी दंगे नहीं होंगे और ये पूरी जवाबदारी प्रशासन की होती है। जिला कलेक्टर, जिला एसपी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। क्या कारण है कि उस समय जबकि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मैं मुख्यमंत्री बना, 2003 तक दंगे क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैंने चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसने भी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया उसको मैंने गिरफ्तार किया, सख्ती की। आज जो हो रहा है, मध्य प्रदेश की बड़वानी पुलिस ने 10 अप्रैल को शहर में हुई झड़पों के बाद दंगा और आगजनी के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कई दंगाइयों के मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला है। वहीं शिवराज सरकार के बुलडोजर की जद में शहबाज का भी घर आ गया है। परिजन बताते हैं कि वो 11 मार्च से जेल में बंद था। यहाँ पर पुलिस आई है ना, मेरा बच्चा तो 1.5 महीने से अंदर, उसको आपसी झगड़े में अंदर कर दिया और उसके बाद है तो उसका नाम लेके और यहाँ पुलिस आके हमको डरा धमका के बाहर कर दिया। बोले आपका घर तोड़ना है। हम लोग सब अंदर ही थे, खाना खा रहे थे, कोई पड़ रहा था, सामान भी था, सब हमारा सामान भी सब तितर बितर कर दिया। और मेरा बच्चे का तो कहीं से कहीं तक कुछ था ही नहीं, वो तो अंदर था। ये पुलिस ने पूछना चाहिए उस पर क्यों यारी नहीं। हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमारा बच्चा जेल में है, लेकिन कोई हमारी कहीं सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा था। हम लोग इतने परेशान हो गए थे, हम लोगों ने हाथ जोड़े, माफी मांगी कि भाई हम लोग नहीं लड़ाई झगड़े में, हमारे बच्चे घर में काम कर रहा था, वो बच्चे को घर में से लेके गए, उसका तो कोई नाम ही नहीं था छोटे बच्चे का। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब शहबाज पहले से ही जेल में बंद था
तो फिर दंगे के आरोप में घर पर बुलडोजर कैसे चला? आखिर कैसे और कहां चूक हुई है? स्पेशल डेस्क। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो रामनवमी के बाद से ही लोगों के ऊपर, अपराधी जो है उनके ऊपर कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि इसमें उन लोगों का नाम भी सामने आया है जो पहले से ही जेल में बंद हैं। आखिरकार ये किस तरीके की कार्रवाई हुई है? लापरवाही जो है वो प्रशासन की तरफ से सामने आई है। हालांकि अपराधियों पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी है, लेकिन ये भी चौंकाने वाली बात है कि पहले से ही जो अपराधी, जो बदमाश जेल में बंद हैं, उनका नाम इसमें कैसे आया? और वहीं उनके परिजन की अगर हम बात करें तो उनका यह कहना है कि वो 11 मार्च से जेल में बंद है। आखिरकार उसका नाम इसमें कैसे आ गया है? और आपको बता दें कि उन बदमाशों का मकान भी ध्वस्त कर दिया गया है। इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करें तो उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनका यह कहना है कि वो इस पूरे मामले को वोट बैंक से जोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं और साथ ही कई तरीके के उन्होंने शिवराज सरकार पर आरोप भी लगाए हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता है अजीत भदौरिया, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही इंद्रजीत भदौरिया है, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में इस वक्त जुड़ गए हैं, और पूर्व डीसीपी एलन राव भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्टी दिल्ली से जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पाई सर। हाँ, का नाम को थोड़ा करेक्ट करते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मैं दिल्ली से हूँ। बिल्कुल, कैप्टन आई भदौरिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है वो, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम अजीत भदौरिया जी का रुख कर लेते हैं। अजीत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। अजीत जी, अगर हम बात करें तो जहां एक और है, लगातार मध्य प्रदेश में रामनवमी में जो हिंसा हुई है उसके बाद दंगाइयों पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में चौंकाने वाली बात एक सामने आ गई है जहां पर जो अपराधी पहले से ही जेल में बंद है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कनका जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जो दोषी है उसकी कानून के अंतर्गत जो न्यायालयीन प्रक्रिया है उसके अंतर्गत सजा मिलना चाहिए। पुलिस का जो काम है, पुलिस को अपना काम बखूबी अंजाम देना चाहिए। उसके बाद अगला स्टेप चालान पेश करने के बाद जब न्यायालयीन प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उसके बाद न्यायालय को अपना दायित्व निर्वहन करके उसको फैसला सुनाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी कृत्य में अपराधी दोषी है या नहीं, ये सिद्ध करना या ये स्पष्ट करना न्यायालय का कार्य है। परंतु यहाँ पर अपनी नाकामियां छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में एक और भी मच गई है कनिका जी, कि वो एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष लोगों के खिलाफ उनका कहीं पर भी नाम आता है, उनके खिलाफ खुद ही तो कानून बन जाते हैं, खुद ही संविधान बन जाते हैं और खुद ही फैसला सुना देते हैं। तो संविधान का कहीं कोई महत्व खत्म हो जाता है। ये सब चीजें उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी लगातार होती चली आ रही है। शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को कर्जे के अंदर लोगों के रख दिया। 3-3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश के अंदर हो गया। ये घटनाक्रम खरगोन का घटित हुआ अत्यंत निंदनीय है, और जो दोषी है उनको ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी मानती है। परंतु आप इतनी जल्दबाजी में, आपाधापी में, आप देखिए जो लोग गंभीर कृत्य में 307 जैसे गंभीर धाराओं के अंतर्गत जेल में बंद गए, उनको भी आप दंगे में आरोपी बनाकर उनके मकानों को जमींदोज कर रहे हैं। कनिका जी, एक एग्जाम्पल दूंगा, बहुत छोटा था जी। मैं जिस घर में रहता हूँ वो मेरा पैतृक घर है। मेरे पिताजी दादा ने बनवा के मुझे वो घर दिया था। मेरे साथ मेरे परिवार के 3 भाई और रहते थे। अगर मैं कोई गलत कार्य करके आता हूँ और शासन प्रशासन मेरे घर को जमींदोज कर देता है तो अपराधी तो दोषी तो मैं हूँ,
कहीं ना कहीं, परंतु सजा मेरे उन लोगों को भी मिल रही है जिनका उस अपराध से कहीं कोई ताल्लुक नहीं है, कहीं कोई बात नहीं। तो ये कहाँ का न्याय है? न्याय खुद ये कहता है, भारतीय संविधान खुद ये कहता है कि एक निर्दोष को सजा नहीं देना चाहिए, एक निर्दोष को सजा ना मिले चाहे 100 दोषी छूट जाए। ये भारतीय न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करता है, भारतीय न्यायालयीन प्रक्रिया अंतर्गत करता है। परंतु दुर्भाग्य इस देश का ये है कि देश में होड़ मच गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास को कर नहीं पा रही, अपनी कमियां छुपाने के लिए बेरोजगारी, महंगाई का आना पर आ चुका है पूरे देश और प्रदेश में। वो उत्तर प्रदेश की भांति बुलडोजर लेके लोगों के और खासतौर से एक वर्ग विशेष के लोगों के मकान ढहाने में अपनी वाहवाही जीतने का कार्य। चलिए ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में जो तस्वीरें सामने आ रही है, साथ ही ये भी बातें अब सामने आने लगी है कि धर्म के आधार पर समाज के लोग बंटते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कनका जी, सवाल आपने हमसे लिया है? जी बिल्कुल, आपसे ही लिया है। जी कनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो खरगोन की ये घटना है, कोई एक ये नहीं है कि एक तुरंत घटना हो गई हो, ये प्री प्लान घटना है। इसकी बहुत पहले से तैयारियां हो रही थी। आप देखिए कि जिस तरह से वहाँ पर जो इस घटना में जो सामान यूज किया गया है, तो वो एक दिन में तो नहीं आ सकता है। जिस तरह से जो दिल्ली की घटना घटी थी, सेम वही उसी तरह से ये प्री प्लान घटना है। और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता भी इन्वॉल्व है, जो वक्त पर इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं, किसी न किसी को उकसाते रहते हैं कुछ न कुछ से। जैसे अभी इनके दिग्विजय सिंह ने एक वक्तव्य दिया था थोड़े दिन पहले कि हिंदू से हिंदुत्व का कोई रिश्ता नहीं है। फिर इन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के लिए दिग्विजय सिंह ने कहा कि गाय एक ऐसा पशु है जो अपने मलमूत्र में लौट जाता है और उसका मांस खाने में कोई बुराई नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने नहीं कहा था, अरे आप गलत अजीत जी, पहले सुन लेते हैं। अरे आप सुने, मैं बीच में अजीत जी, इनको बंद कराइए। अजीत जी पहले सुन लेते हैं उनको भी। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, बोलिए, बीच में ना बोले। अजीत जी बंद कराइए कि बीच में ना बोले। उन्होंने पेज नंबर इनको बोलिए, बीच में ना बोले। सिंह जी ने उसको बताया दिग्विजय सिंह किसी आतंकवादी से कम नहीं है। अगर सही पूछो तो आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले दिग्विजय सिंह है। सर, एक काम करते हैं, आप आपस में ही सवाल जवाब कर लीजिए, मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे। एक करके जवाब दीजिए ना। अरे भदौरिया जी को ये समझाइए कि थोड़ा डिबेट में बैठने का तरीका पहले सीखें। मैं उनके बीच में नहीं बोला हूँ, तो अपनी बारी पे अपना जवाब दें। अजीत जी, आपका भी जवाब ले लेंगे, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कनका जी कि ये जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, कौन इसमें दोषी है कौन नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को जो तुरंत दोषी दिखाई दे रहे हैं सरकार उसकी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि शिवराज सरकार को पूरा प्रदेश चलाना है, कोई किसी एक किसी को नहीं देखना है। लेकिन सर आप जांच से पहले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भी इसमें शामिल है, जांच अभी चल रही है ना सर? नहीं, तो इसमें दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट आए हैं ना, जो ऑनलाइन चल रहे हैं, उसकी जगह जगह क्लिपें जो वायरल हो रही है। दिग्विजय सिंह जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ दिग्विजय सिंह को भी जेल में डाल सर, आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी तो मध्य प्रदेश में कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं, सिर्फ बीजेपी नेता हो चाहे कांग्रेस नेता हो चाहे या कोई और पार्टी हो। कनका जी आप देखिए, इन्हीं कर्मों की वजह से आज कांग्रेस का हर्ष क्या है कि कांग्रेस सिमट चुकी है, खत्म हो चुकी है। कांग्रेस बची कहाँ है? कांग्रेस राजस्थान में है, अगली बार राजस्थान भी इनके हाथ से निकल जाएगा। छत्तीसगढ़ है, वो भी चला जाएगा। केंद्र में इनके पास विपक्ष की सीट के लायक इनके पास जगह नहीं है कि विपक्ष की सीट भी ये हासिल कर पाते। चलिए सर, अपने कर्मों से ही डूब रहे हैं। चलिए सर, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इस पूरे खरगोन मामले पर जो कार्रवाई अभी हो रही है, इसमें जो 3 लोगों का नाम सामने आया जो पहले से ही जेल में बंद है, ये किस तरीके की कार्रवाई है? बिल्कुल, इनके भी कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं, इनके कहीं ना कहीं सर्विलांस में इनकी कहीं ना कहीं जुड़ाव निकला है, तभी इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। क्योंकि जांच एजेंसियों ने जब सर्विलांस को टटोला है तो वहां से इनके जो है ना कॉन्टेक्ट निकले हैं
जब कॉन्टैक्ट निकले हैं तो उसके ऊपर जांच तो निकला है तो कार्रवाई होना वाजिब है। तो ये चीज ऐसे नहीं, जांच एजेंसियां किसी के ऊपर हाथ ऐसे नहीं डालती जब तक पूर्ण रूप से सबूत नहीं मिल जाते। सर मतलब आपका ये कहना है कि जेल में रह करके भी प्लानिंग हो सकती है? सारे प्रोग्राम तो जेल से ही बनते हैं। मतलब प्लानिंग इन लोगों ने भी की है? प्लानिंग इन लोगों ने भी की है? किसने? जो 3 लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो जो पहले से ही जेल में बंद है। कणका जी जरूर, मैं वही तो कह रहा हूँ कि सर्विलांस जब चेक किए गए हैं तो कहीं ना कहीं इनकी कॉल डिटेल निकली है, वहाँ कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव निकला है, तभी इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये प्लानिंग बहुत पहले से ही चलती आ रही है? आप देखिए, प्लानिंग पहले से नहीं थी तो इतनी तैयारियां कैसे थी, इस तरह से हथियार कैसे थे, पत्थर कैसे थे? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, इसका जवाब हम अजीत जी से लेंगे। अजीत जी, मैं अजीत जी से जवाब लेना चाहूंगी। अजीत जी, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कानून अपना काम कर रहा ठीक है, है, ठीक है, कानून के दायरे में आते कोई नहीं बचेगा। ठीक है, एक बार अजीत जी से भी जवाब ले लेते हैं। अजीत जी, आरोप लग रहा है कि पहले से ही प्लानिंग चल रही थी और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये सिंह साहब जो बोल रहे हैं, मैंने स्पष्ट कर दिया, वो साफ झूठ बोल रहे, सफेद झूठ बोल रहे पहले। दूसरी चीज, वो अपना जो उनका स्टेटमेंट आया है वो स्टेटमेंट खुद ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। आप देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे हैं कि ये प्लानिंग आज से नहीं है दंगा करने की, ये प्लानिंग बहुत लंबे समय से चली आ रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग के पास एक इंटेलिजेंस विभाग होता है। आप देखिए, वो इंटेलिजेंस विभाग क्या काम कर रहा था, गृह मंत्रालय क्या काम कर रहा था, फेल्यूर सरकार का था। भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि जो जेल में बंद लोग हैं उनकी कॉल डिटेल निकलवाई गई है, इसका मतलब जेल में उन लोगों ने मोबाइलों का उपयोग किया है। जेल में रह के वो आतंकी और गतिविधियों को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये फेल्यूर किसका है? मध्य प्रदेश सरकार का फेल्यूर है, शिवराज सिंह जी की सरकार का फेल्यूर है। तो ऐसी सरकार को सरकार में रहने का कोई अधिकार है क्या, जो अपनी जिम्मेदार दायित्वों का निर्वहन ना कर पाए, जो जनता के टैक्स के पैसे से सिर्फ अपनी घूमा फिरा और उसके टैक्स को गुलछर्रे में उड़ाने के अलावा दूसरा काम नहीं करना चाहती, जिम्मेदारी पूर्वक काम नहीं करना चाहती, ऐसी सरकार को रहने का कहीं कोई अधिकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं उनका स्टेटमेंट। चलिए ठीक है, ये कहना चाहूंगा कि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर, परंतु एक न्यायालयीन प्रक्रिया के अंदर। ठीक है। पूर्व डीसीपी हमारे साथ एलन राव जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका एफएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये हिंसा जो घटी है खरगोन में, जिसमें कई पुलिसकर्मी, एसपी भी घायल हुए, बेहद निंदनीय घटना है और सिर्फ मध्य प्रदेश से ही नहीं कई राज्य से इस तरीके की घटना सामने आई है और इस पूरे मामले पर खरगोन में अब कार्रवाई भी जारी है। लेकिन 3 बदमाश जो पहले से ही जेल में बंद हैं, वहीं बीजेपी प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पहले से ही प्लानिंग चल रही है। तो सर, क्या जेल के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं क्या? कनिका जी, देखिए, पहले तो ये जो घटना है ये बहुत ही दर्दनाक निंदनीय है और जो भी कोई आदमी करते हैं इसमें कोई किसी का अपराधी का और उग्रवादी का कोई जात, धर्म और कर्म को वो नहीं होता है कुछ भी। तो अपराधी एक अपराधी होता है, जो भी अपराधी है, चाहे वो जेल के अंदर से काम कर रहा है चाहे बाहर आकर काम कर रहा है। लेकिन हाँ, इस बात में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जेल में बैठे अपराधी, कुछ कई लोग प्लानिंग करते रहते हैं। दिल्ली में भी हमने कई बार अपराधियों में देखा है कि पकड़े जाते हैं तो बाद में पता लगा उनके पास सीक्रेटली चोरी छुपे वो फोन लेकर अपने वहाँ करते हैं। आपने पीछे सुना भी होगा, एक अपराधी जेल में रहते हुए 200 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन अंदर बैठे बैठे कर गया था। तो ये पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन हाँ, जो भी है, हमारा देश का एक संविधान है, कानून व्यवस्था है, उसके हिसाब से तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो अपना काम कर रही है। तो सर, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? फेलियर किसका है ये? इस पर हम किस पे सवाल खड़े करेंगे? इससे तो मैं लगता है कि अगर जेल में मोबाइल फोन है और उनका कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है यहाँ पर,
तो डेफिनेटली वहाँ जेल का प्रशासन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे उन्होंने अलाउ कर दिया वहाँ पे जेल में फोन रहते हुए। ये वाली बात है, अगर वो जेल में अपराधी इसमें शामिल है तो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो जो इन्वेस्टिगेट एजेंसी ने ठीक से जांच पड़ताल ना करके जो अपराधी जेल में उनका नाम उसमें प्रकरण में डाल दिया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है और फाइनल रिपोर्ट जब तक नहीं बन जाती, तब तक किसी प्रकार की बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करने का बहुत ज्यादा कोई इसमें औचित्य नहीं रहेगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है हमारे देश की, उनको काम करते रहना चाहिए, करते रहेंगे और कानून के मुताबिक काम करें। इसमें यह नहीं है कि गैर कानूनी तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगा या कोई ऐसा कोई काम करेगा जो कानून में उनको अधिकार में नहीं आता है, तो वो आगे फिर कोर्ट की अदालत के अंदर जो उसके टेस्टिफाई होगा वो केस, उसके अंदर उसको तराजू पे तोला जाएगा, एविडेंस के तराजू पर, तब उनमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की फिर खिंचाई होगी। तो मैं समझता हूँ कोई भी अधिकारी इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि आगे ट्रायल में भी उस काम को उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी ना हो और आगे जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके जैसी जो हमारे कानून की धाराएं हैं उसके हिसाब से सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए। ट्रायल में जैसा भी होगा और जो अपराधी होंगे उनको सजा मिलेगी, जो अपराधी नहीं होंगे वो छूट जाएंगे। बिल्कुल एलन राव जी, अगर हम बात करें तो ये जो वेपन्स हैं वो एकदम से तो नहीं आ जाएंगे, क्या इसकी तैयारी पहले से भी चल रही है? इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है क्योंकि भारी मात्रा में पत्थर वहां पर बरामद किए गए थे। सर देखिए, पत्थर इकट्ठा करना तो ज्यादा देर का काम नहीं है, लेकिन हाँ ये प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है कि कुछ दिन पहले से प्लानिंग हुई हो और बहुत ज्यादा समय से पहले प्लानिंग चल रही थी। तो वास्तव में ये जो राज्य सरकार की फेल्योर है, जैसा अभी बिजोरिया जी कह रहे थे कि उनका अपना इंटेलिजेंस विंग होता है, वो क्या कर रहे थे, अगर पुरानी बहुत पहले से अगर प्लानिंग थी तो उनको पहले से उनको पता था, समय रहते उनको पकड़ लेना चाहिए। ये घटना होनी नहीं चाहिए थी अगर बहुत ज्यादा पहले से है। अरे अगर 2, 3, 4, 5 दिन पहले से अगर हुई हो तब हो सकता है कि इंटेलिजेंस के लोगों की नोटिस में ना आई हो, चोरी छुपे सब इन्होंने ये सब कर दिया है। हाँ, इतने हथियार, इतने पत्थर, इतने सब कुछ इकट्ठा करने का मतलब है कि ये प्री प्लानिंग से हुआ है और जिस भी आदमी ने इसमें प्लानिंग की है, चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे बाहर हो, और जिसने भी कोई इसको ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में दो शामिल रहा है। कई बार क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आदमी विदेश में बैठा हुआ भी कोई क्राइम करवा देता है इंडिया में, वो भी फिर अधिकारी उसमें शामिल हो जाता है कई बार। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और ये सारी सब चीज देखना चाहिए। इसमें अगर इंटेलिजेंस का फेल हो रहा है तो उसका भी जांच अलग से होगी। बिल्कुल, बीजेपी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार उनका और रुख कर लेते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि ये प्लानिंग काफी पहले से चल रही है, तो इसमें फेलियर हम किसका माने? कनिका जी, मेरे से पूछा सवाल? जी, आपसे ही पूछ रही हूँ। आपने जैसा कि कहा कि ये प्लानिंग जो है वो काफी पहले से चल रही थी, 1-2 महीने से, क्योंकि 11 मार्च से तो वो जो 3 बदमाश है वो जेल में बंद है, लेकिन आपने कहा कि प्लानिंग काफी पहले से है, कॉल रिकॉर्ड सामने आए हैं, तो इसमें फेलियर किसका है सर? किसकी जवाबदेही बनती है? नहीं कनिका जी, फेलियर किसका है? फेलियर किसी का भी नहीं है, क्योंकि सर कैसे किसी का नहीं है? जब सुरक्षा एजेंसियां जब तक सबूत नहीं जुटा लेती तब तक जो है ना किसी पे हाथ नहीं डालती है, क्योंकि अगर किसी पे थोड़ा बगैर सबूत के हाथ डाल देंगी तो यही कांग्रेसी जो है ना विधवा विलाप करने के लिए दौड़ के आ जाएंगे कि देखिए आप ये क्या कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं। तो ये इसकी वे पीछे नहीं रहेंगे। तो सुरक्षा एजेंसियां पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है, सबूत जुटा लेती है, तभी किसी के ऊपर हाथ शिकंजा कसती है। अब प्लानिंग की मैं आपको बताऊंगा, आप देखिए कि ये किस तरह से प्लानिंग, इस जो करौली है राजस्थान में, और वहाँ सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। करौली में मैं मेरी आज एज 60+ हो रहा हूँ मैंने कभी करौली में जो है ना ये जातिगत दंगे कभी नहीं सुने हैं, पहली बार वहाँ सुने वो कांग्रेस सरकार के टाइम हुए हैं। तो आप सोचिए, दिग्विजय सिंह भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह का भी यही कहना है कि इससे पहले कभी मध्य प्रदेश में दंगे नहीं हुए, 2003 तक कोई दंगे नहीं हुए हैं। वो गलत कह रहे हैं, उनके टाइम दंगे भी हुए हैं। ये दिग्विजय सिंह गलत बोल, दिग्विजय सिंह झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। उससे पहले काफी बार वहाँ कांग्रेस सरकार के टाइम दंगे हो चुके। और चाहिए तो मैं ऑन द रिकॉर्ड सब भेज दूंगा आपके पास। दिग्विजय सिंह का काम टोटल झूठ बोलना है, अपनी राजनीति में अपनी जगह बनाए रखना, क्योंकि दिग्विजय सिंह का समय खत्म हो चुका है, कोई पूछ नहीं रहा है। तो पार्टी में फूल बयान देने से ही उनकी जगह बनी है, क्योंकि जिससे सोनिया और राहुल खुश बने रहे हैं।
और दिग्विजय सिंह की कोई राजनीति में कोई पकड़ नहीं है, ना आम जनता में कुछ बचा है उनका। सिर्फ राजनीति में अपने बनाए रखने के लिए तो इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो आप देखिए कि दुर्गा पूजा के टाइम ही ये सब कुछ हुआ। अगर तैयारी नहीं थी तो एक साथ कैसे हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, झारखंड में हुआ, बंगाल में हुआ, एक साथ की प्लानिंग होगी तभी तो सर गुजरात का नाम आप शायद भूल गए, गुजरात में भी हुआ है। नहीं, गुजरात में वही तो मैं बता रहा हूँ कि गुजरात का भूल गए, बीजेपी की जहाँ सरकार है वहाँ पर भी हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है। तो ये सब प्री प्लान नहीं था तो इतने जगह कैसे हो गया? प्लान के साथ तो हुआ है। सर आरोप जो लग रहे हैं ना, आरोप जो लग रहे हैं वो ये है कि बीजेपी पार्टी जो है ना वो एक धर्म को टारगेट कर रही है, ये आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं विपक्षी पार्टी की तरफ से। पहले हिजाब को लेकर के विवाद छिड़ा, फिर उसके बाद हलाल को लेकर के हुआ, अजान को लेकर के हुआ, रोजाना नए मुद्दे सामने आ रहे हैं सर। तो विवाद छिड़ना तो मामूली सी बात हो गई अब तो। ये मुद्दे ये क्या बोल रहा है? कांग्रेस कह रही ना जिसका अपना कोई सभी सर सभी विपक्षी पार्टी, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रही। कनका जी सुने, जो हमारी जांच एजेंसियां, जो हमारी देश की सेना है, हमारी सेना के ऊपर जो है ना ये ब्लेम लगाते, उनके ऊपर जो है ना अंगुली उठाते, तो इससे ज्यादा और ये क्या कर सकेंगे कांग्रेसी? आपको मालूम है जब सेना ने पाकिस्तान में घुस के एयर अटैक किया था, इनने सबूत मांगे थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो कांग्रेस ने सबूत मांगे थे। तो ये कांग्रेस की जो है ना एक सोच बन चुकी है कि किसी तरह से जो हम अपने आप को चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की जो है ना बयानबाजी करते रहे। तो वो बयानवीर है, जैसे इनके दिग्विजय सिंह है बयानवीर, और राहुल गांधी तो सबसे ज्यादा, उनको तो मैं नेता मानता है, मैं क्या देश ही नेता नहीं मानता है उन्हें, मगर कांग्रेस की मजबूरी है उन्हीं को नेता रखना है, क्योंकि वो एक परिवार की पार्टी बन चुकी है। इससे ज्यादा उस पार्टी का कोई और भविष्य बचा नहीं है। तो कनिका जी, ये जो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है करने दें, इन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है? जांच एजेंसियां कर रही है, जांच करने से तो कोई नहीं रोक रहा है ना, जांच तो जारी है। तो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है और सरकार अपना काम कर रही है बाखूबी। सरकार ने जो आंखों से देखा है, जो सीसीटीवी फुटेज निकले हैं उसमें पहचान हो रही है, उन्हीं को पकड़ा जा रहा है, दोषियों को ला रहे हैं, तो फिर इनको दिक्कत कहाँ हो रही है? कांग्रेस को किस बात की दिक्कत है? क्या दोषियों को पकड़ा नहीं जाए? मगर बात यह है कि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, तो उन्हें इस तरह के स्टेटमेंट देके अपनी चर्चा में बने रहना है। और अगला जब चुनाव फिर होने वाला है मध्य प्रदेश में, गुजरात में भी आ रहा है, तो सोच रहे हैं कि किसी तरह से ये बयानबाजी करके हम कुछ अपनी जगह बना लें। मगर सर क्या बयानबाजियों से जगह बन जाती है क्या? बयानबाजियों से तो जगह नहीं बन पाती शायद। कनिका जी, इनकी सोच ये बन चुकी है, जगह तो नहीं बनती, मगर इनकी सोच ये बन चुकी है कि हम शायद इसीलिए कांग्रेस आज खत्म क्यों है, आज कांग्रेस का सर्वनाश क्यों हो रहा है? इसीलिए तो हो रहा है कि ये जो है ना आतंकवादियों के फेवर में खड़े हो जाते, कभी देश के कानून को नहीं मानते, संविधान को ये नहीं मानते। तो इनकी सोच कहाँ है? कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को? इनडायरेक्टली आप कांग्रेस पार्टी को आतंकवाद कहते हुए नजर आ रहे हैं सर। जो आतंकवादियों का साथ देगा वो आतंकवादी है। चलिए अजीत जी से जवाब ले लेते हैं। अजीत जी क्या कहेंगे? कई तरीके के आरोप लगे, आतंकवाद तक कह दिया गया अब तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, गृह मंत्री अमित शाह है, पीएफआई का नाम लिया था अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने, और उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा रतलाम दंगे के लिए। पीएफआई के बारे में आप अगर हिस्ट्री खंगोल के देख लेंगे तो 3 साल का इतिहास है पीएफआई का। ये 3 साल केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, क्यों कुछ संगठन लेके पूरे देश में ऐसी जगह फंडिंग कर रहा है जहाँ पूरे देश में ही दंगे हो रहे। गुजरात में 2 जगह दंगे हुए जहाँ 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में दंगे हो रहे हैं जहाँ 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्यों हो रहे हैं भैया दंगे? आप मुझे बताइए। केंद्र में आपकी सरकार है, सहमति आपकी है, क्योंकि आप देश के विकास के लिए कर नहीं पा रहे, रोजगार के बारे में चर्चा करना नहीं चाहते, महंगाई के बारे में चर्चा करना नहीं चाहते। तो ये दूसरे तरीके से मैनिपुलेशन करके वोटों की राजनीति कर रहे हो आप। वोटों की जो आपको जो फसल बोल रहे हो ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों, वो बहुत भयानक है हिंदुस्तान के इतिहास में। कांग्रेस पार्टी ने तो देश आजाद करा के गुलदस्ते की तरह सजा के 70 साल तक देश को रखा है।
परंतु पिछले 8 साल में जो आपने स्थिति कर दी, जो फसल बोई है, वो फसल को अफगानिस्तान काट चुका है, पाकिस्तान काट रहा है और श्रीलंका काट रहा है। चलिए ठीक है अजीत जी, संयुक्त राष्ट्र आरोप प्रत्यारोप जो है वो जारी रहेगा। फिलहाल प्रशासन जो है खड़े कर रहे हैं मेरे दोस्त। हाँ। आने वाले समय में हमारे आपके बच्चे तो प्रभावित होंगे, आपके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बच्चे भी प्रभावित होंगे। बच्चे प्रभावित नहीं होंगे तो जैसा प्रभावित नहीं होगा, अनिल अंबानी के बच्चे प्रभावित नहीं होंगे, अडानी के बच्चे प्रभावित नहीं होंगे, हम और आप जैसे छोटे लोगों के बच्चे जरूर प्रभावित होंगे। चलिए अजीत जी समय की थोड़ी सी कमी है, माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन जो प्रशासन है वो लगातार मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं काम कर रहा है, लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर पार्टीज की तरफ से लगातार जारी रहता है, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो 3 बदमाश जो हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पहले से ही जेल में बंद है, इसके खिलाफ क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आएगी और देखना होगा कितनी जल्दी इस गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के खरगोन में जो हिंसा हुई है उसके बाद अब सियासत जो है वो काफी तेज हो गई है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनका ये कहना है कि बीजेपी इस कारनामे में शामिल है और वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी इसमें शामिल है और बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस का इस हिंसा में कहीं ना कहीं हाथ है। और इस पूरे मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसमें से 3 बदमाश जो पहले से ही जेल में बंद है। लेकिन देखना ये होगा जो 3 बदमाश है पहले से जो जेल में बंद है, क्या इनके खिलाफ कुछ सबूत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ये पहले से ही प्री प्लान्ड था। तो देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है और क्या कुछ सबूत सामने आते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।